बरसात में काली देवरानी की चार घमंडी अंग्रेजन जेठानी। क्या हुआ जी? आज आप परेशान दिख रहे हैं। सुनीता, यूएसए में जो हमारी कंपनी है वो बहुत लॉस में चल रही है। अगर मैं यूएसए जाता हूँ तो यहाँ की कंपनी को कौन संभालेगा? एक कंपनी का लॉस तो हो ही रहा है मेरा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? भगवान ने हमें 5 बेटे दिए हैं। हमने उन्हें इतना पढ़ाया लिखाया है कि कल को वो बिजनेस संभाल सके। आप उन्हें यूएस की कंपनी दे दीजिए और वहां जाकर अच्छे से कंपनी को हैंडल करेंगे वो। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। एक काम करता हूँ, मैं मोहित, रोहित, विशाल और आकाश को यूएसए भेज देता हूँ और अजय मेरे साथ यहाँ इस कंपनी को हैंडल करेगा। जिसके बाद राकेश और सुनीता अपने चारों बेटों को यूएस भेज देते हैं और एक बेटे को अपने पास ही रखते हैं और ऐसे ही समय बीतता रहता है। सुनील जी, मैं सोच रही थी कि हमारे चारों बेटे तो अभी विदेश में हैं, तो इसीलिए हम अजय की शादी कर देते हैं। जब वो चारों वापस आ जाएंगे तो हम उनकी भी शादी कर देंगे। जिसके बाद सुनीता और राकेश मिलकर अजय के लिए लड़की ढूंढते हैं और अजय की शादी गायत्री नाम की लड़की के साथ करवा देते हैं। गायत्री एक गरीब घर से होती है, जिस वजह से गायत्री पढ़ी लिखी नहीं होती। अनपढ़ होने के साथ साथ गायत्री रंग रूप में भी काली होती है, लेकिन इसके बावजूद भी गायत्री को घर के सारे कामकाज आते थे और वो बहुत संस्कारी भी होती है। गायत्री, ये तो सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? अभी तो नाश्ते का वक्त भी नहीं हुआ है। माँ जी, आज सोमवार है ना, और मैं हर सोमवार व्रत रखती हूँ, इसीलिए मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी। आज मैंने घर के काम भी जल्दी कर दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना दूं। इसलिए मैं अभी से ही नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। सुनीता और गायत्री आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर खटखट होती है। खटखट की आवाज सुनकर गायत्री जाती है और गेट खोलती है। गायत्री जैसे गेट खोलती है तो उसके सामने उसके चारों जेठ अपनी अंग्रेजन पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। राम राम राम। हे भगवान, ये इन लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने हैं? इन्हें जरा भी लाज शर्म नहीं है क्या? हाय हाय, कैसी अपनी टांगे दिखा रही हैं। क्या हुआ गायत्री बहू, कौन आया है? अरे मोहित, रोहित, आकाश, विशाल, तुम चारों यहाँ, और तुम्हारे साथ में ये अंग्रेजन कौन है? माँ, ये हम चारों की पत्नियां हैं, लिली, रोज, लीजा और रेनेंसी। हमने यूएसए में शादी कर ली थी। माँ, अपनी बहुओं का स्वागत नहीं करोगी? तुम चारों ने शादी कर ली, वो भी हमें बिना बताए? और तुम चारों को शादी करने के लिए यही अंग्रेजन मिली थी क्या? इन्हें हमारे रीति रिवाजों और संस्कारों के बारे में पता है? और इनके कपड़े भी देख लो, ये कोई कपड़े पहनने का तरीका है? सासू माँ, आजकल तो ये फैशन है, आजकल हर कोई यही कपड़े पहनता है। माँ जी छोड़िए ना, जो होना था वो हो गया है। मैं आरती की थाली लाती हूँ, आप मेरी चारों जेठानियों का स्वागत करिए। गायत्री के कहने पर सुनीता मान जाती है, जिसके बाद सुनीता अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं का स्वागत करती है। लिली, रोज, लीजा और रिनेंसिम काफी मॉडर्न लड़कियां होती हैं, जिस वजह से वो घर का भी कोई काम नहीं करती। मॉडर्न होने के साथ साथ वो तीनों बहुत सुंदर भी होती हैं, इसीलिए वो हमेशा गायत्री को उसके काले रंग की वजह से ताने दिया करती हैं और उससे ही घर के सारे काम करवाया करती हैं। ओ ब्लैक ब्यूटी, जरा इधर तो आना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा इनकी मसाज कर दो। क्या मैं मसाज करूं? हाँ, तुम करो, वरना और कौन करेगा। अब चलो जल्दी से मेरे पैरों की मसाज करो। लेकिन भाभी, मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। जितना बोला है उतना कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गायत्री गांव की होने की वजह से बहुत ज्यादा भोली भाली होती है, जिस वजह से वो लिली के पैरों की मसाज करना शुरू कर देती है। गायत्री जड़ी बूटी के तेल से मसाज करती है, जिसकी बदबू से लिली कहती है, छी, ये कितनी गंदी बदबू है, ऐसा लग रहा है कि कोई चूहा मर गया हो। ये तो क्या लगा रही है मेरे पैरों पर? दीदी, ये आयुर्वेदिक तेल है, इसे लगाने से आपके पैरों में जितना भी दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा। शट अप इडियट, अब मुझे दोबारा पेडिक्योर करवाना पड़ेगा। चल हट दूर, तूने मेरे सारे पैर खराब कर दिए। इतना कहकर लिली वहां से उठकर चली जाती है। लिली के ऐसे बर्ताव से गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन राकेश और सुनीता किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से अब चारों अंग्रेजन जेठानियों को अपनी काली देवरानी को परेशान करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है।
ओ ब्लैक ब्यूटी, ये खाना इतना ठंडा कैसे हो गया? हमें ये ठंडा खाना नहीं खाना है। जाकर इसे ओवन में गर्म करके ला। गायत्री गांव से होती है, जिस वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यूज करना नहीं आता है। गायत्री खाना ले जाकर ओवन में रख देती है और उसे आधे घंटे तक ऐसे ही रहने देती है, जिस वजह से खाना जलने लगता है और अचानक ओवन के अंदर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर चारों जेठानी भागी भागे किचन में आती हैं। ओ कल के आंधी, जब तेरे को ओवन यूज करना नहीं आता था तो हमें बोल देती। तुझे पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव था। हम खास ये यूएसए से लेकर आए थे। अब इसके पैसे कौन देगा? तू। इसकी इतनी औकात कहाँ है? ये पैसे कैसे दे सकती है? ये तो शहरी गरीब। आप लोग मुझे मेरे काले रंग और गरीब होने के लिए ताने देती हैं। क्या काला और गरीब इंसान नहीं होता है? मैं काली हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है। और आप इतनी सुंदर और अमीर हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है। चारों को गायत्री की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गायत्री का हाथ पकड़कर घर के बाहर ले जाती हैं। बारिश का मौसम होता है, जिस वजह से बहुत तेज बारिश होती है और वो गायत्री को बाहर ही छोड़कर घर के अंदर वापस चले आते हैं। भाभी, भाभी मुझे घर से मत निकालिए। मैं इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? गायत्री रोती रह जाती है, लेकिन उसकी चारों जेठानियों को उस पर जरा भी तरस नहीं आता है। रात भर बारिश में भीगने की वजह से गायत्री की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। अब अक्सर गायत्री की जेठानियां जब भी गायत्री से कोई भी गलती हुआ करती थी तो उसे ले जाकर बारिश में खड़ा कर देती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और गायत्री की बारिश में भीगने की वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हो गया है? जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से ही मेरी बहू बहुत ज्यादा बीमार रहती है। ये तो बारिश में कहीं बाहर भी नहीं जाती, तो इसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? इनकी जो तबीयत खराब है वो बारिश में भीगने की वजह से हो रही है। लगता है आपकी बहू बारिश में भीगी है, जिससे इनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। गायत्री, बहू सच सच बताओ, बारिश में गई थी कहीं या कोई और बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? तेरी हालत देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि तू कितनी कमजोर हो गई है पहले से भी। सच सच बता, क्या बात है बेटा? सुनीता की बात सुनकर गायत्री अपनी चारों जेठानियों की तरफ देखती है। गायत्री को अपनी तरफ देखते हुए चारों जेठानियां डर जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि अगर गायत्री ने सबके सामने सच बता दिया तो हम चारों को घर से निकाल दिया जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, बदलता मौसम है, ऐसी तबीयत खराब होना मेरी आम बात है। और रही बात कमजोरी की, तो वो तो हर किसी को हो ही जाती है। गायत्री की ऐसी बात सुनकर उसकी जेठानियों को अपनी गलतियों का पछतावा होता है, जिसके बाद वो गायत्री से माफी मांगती हैं। गायत्री, हमें माफ कर दो। तुम चाहती तो माँ जी के सामने सब कुछ सच बता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ गायत्री, हमें माफ कर दो। हमसे तो सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगी। अपनी जेठानियों को अपनी गलती का एहसास होता देख गायत्री उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब चारों जेठानियां और देवरानी साथ मिलकर घर के सारे काम खुशी खुशी करते हैं और प्यार के साथ रहते हैं। रघु नदी के अंदर से पानी भर कर ले जा रहा होता है। तभी गौरी पत्थर से रघु की मटकी फोड़ देती है। अरे ओ गौरी, तूने ये क्या किया? अब तुझे पता है मुझे घर पहुंचकर चाची कितना सुनाएगी और कितना कुछ कहेगी। अरे तेरी वजह से आज मैं बहुत ज्यादा सुनने वाला हूँ। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे, जब तुम हमारी मटकियाँ फोड़ते हो तो हमारी माँ भी हमें इसी प्रकार से सुनाती है। कभी तुमने हमारे बारे में सोचा था? आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। गौरी रघु को बहुत पसंद करती थी, जिसके चलते वो उसे अपनी मटकी दे देती है। रघु उस मटकी में पानी ले जाकर घर ले आता है, जहाँ उसकी चाची बिंदिया उससे कहती है, अरे रघु, तूने अभी तक घर के काम नहीं किए। देख घर में कितनी गंदगी हो रही है। जा जल्दी से घर में साफ सफाई कर ले। तुझे पता है ना, आज तेरे रंजीत को देखने वाले आ रहे हैं। बिंदिया ने ऐसा कहने के बाद रघु घर की साफ सफाई के लिए लग जाता है। कुछ ही देर बाद रंजीत को देखने के लिए लड़की वाले घर पर आ जाते हैं। देखो बहन, हमारा लड़का सुंदर है, समझदार है, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाता भी तो है। बताओ, आपको हमारा बेटा पसंद आया? अरे बहन, तुम्हारा लड़का हीरा है, हीरा। रिश्ता पक्का समझो आप। तभी वहां पर रघु आ जाता है और सबको चाय नाश्ता देता है। अरे बहन, तुमने इस बेटे के बारे में नहीं बताया। इसके बारे में जानने की जरूरत ही क्या है?
अरे ये तो हमारे घर का नौकर है, नौकर। अपनी ही चाची के मुंह से अपने बारे में ऐसा सुनते हुए रघु को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज कर देता है। रघु का रंग बहुत ज्यादा काला था, जिसकी वजह से बिंदिया उसे कभी अपने बेटे के रूप में स्वीकारती ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। वहीं गौरी भी रघु को शादी के लिए कह देती है। अरे तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बिना सास ससुर के परिवार में जब तुम जाओगी तो कैसे रहोगी? मेरा पूरा संसार जब तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जैसे भी तुम रहोगे मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी। रघु गौरी को शादी के लिए ना नहीं कर पाता। दोनों उसी दिन शादी कर लेते हैं, जिस दिन बिंदिया अपने बेटे रंजीत की शादी अपनी गोरी बहू प्रीता से करवा देती है। जैसे ही बिंदिया अपनी बहू प्रीता का गृह प्रवेश करने वाली होती है, तभी वहाँ पर रघु गौरी से शादी करके उसे घर ले आता है। चाची, मेरी पत्नी गौरी का भी गृह प्रवेश करो। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। जैसे ही बिंदिया गौरी का काला रंग देखती है, वो उससे मुंह बना लेती है और अपनी बहू प्रीता के सामने वो उस समय कुछ नहीं कह पाती, जिसके चलते वो रघु की बातों को नजरअंदाज कर देती है और अपनी गोरी बहू प्रीता का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से करती है। बेचारी गौरी दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ये घर अपना ही है। और चाची शायद थोड़ा हमसे नाराज हैं, क्योंकि उन्हें बताए बिना ही हमने शादी कर ली। रघु और गौरी दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। उन दोनों को शादी करते हुए देख गांव की कुछ औरतें तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन बिंदिया उनसे मुंह बना कर रखती है। अरे वाह रघु, तूने तो गांव की सबसे अच्छी लड़की से शादी की है। अरे बहुत संस्कारी है गौरी। घर परिवार को किस तरह समझना चाहिए, इसके अंदर कोट कोट कर भरा है। मैं तो चाहती थी कि मैं गौरी की शादी अपने बेटे से करा दूं। देखो बहन, हमारे लिए गोरा और काला तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन रघु भी मेरे बेटे से कम नहीं है। एक तरफ तो ये मेरी बहू ही हो गई। आजा गौरी, मेरे पैर छू ले। गौरी वहाँ खड़ी सभी औरतों के पैर छूती है, जिसके बाद चारों तरफ सारे मेहमान गौरी और रघु की शादी की ही बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बिंदिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। बिंदिया अपनी बहू प्रीता की ही सारी रस्में करवाती है और गौरी से बात तक नहीं करती। देखते ही देखते रस्में खत्म होने के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर लौट जाते हैं और रघु बिंदिया के पास आकर उससे कहता है। चाची, वैसे तो मैं तबेले में सो जाया करता था, लेकिन जब मेरी पत्नी आ गई है तो मैं सोच रहा था कि रंजीत के बराबर वाला कमरा खाली है, उसमें ही मैं अपना और गौरी का सामान रख लूं। वैसे भी आज हमारी सुहाग रात है। अरे बेशरम, थोड़ी तो शर्म करता। ये तो क्या बकवास कर रहा है। और हाँ, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ पर कोई भी आएगा तो मैं उसके लिए कमरा खोल कर रखूंगी। जहाँ तू सोता है अपनी पत्नी को भी वहीं ले जा। इस घर में तुम दोनों की कोई जगह नहीं है। ये सुनने के बाद रघु को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो अपना और गौरी का सारा सामान तबेले में ही ले जाकर रख देता है। दोनों को गाय भैंस के बीच ही सोना पड़ता है। मुझे माफ करना गौरी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी सूझबूझ है। ये घर तो हमारा था, लेकिन जब से मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हुए हैं, तब से ही चाची ने सारा हक मुझसे छीन लिया। ये समझ लो, मैं इस घर के अंदर एक नौकर की तरह ही रह रहा हूँ। हे भगवान, ये तुम कैसा सोच रहे हो? पगले, मैंने तुमसे प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे घर से कुछ चाहिए। मैं तो इस तबेले में भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह सकती हूँ। गौरी की बात सुनने के बाद रघु उसे गले से लगा लेता है। तभी अचानक से मौसम के बदलते ही जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है और तबेले के अंदर जगह जगह पानी टपक रहा होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो पानी टपक रहा है। रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। रघु भीगते हुए बारिश में तबेले की छत पर कुछ जगह पर पन्नी बांध देता है, जिससे तबेले के बीचों बीच पानी आना रुक जाता है और वो अपनी खाट वहीं बिछा लेता है। इस प्रकार एक की सुहागरात उसके कमरे में बहुत अच्छे से गुजरती है, तो दूसरे की सुहागरात तबेले में बारिश में भीगते हुए निकलती है। अगले दिन से बिंदिया गौरी के साथ भी नौकरों जैसा बर्ताव करती है। घर में फ्री फुकट का खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए घर के काम करो और खाना भी बनाओ। बचा कुचा तुम्हें दे दिया जाएगा। छी छी छी, इस कल्लो के हाथों का खाना तो मैं कभी जिंदगी में भी नहीं खाने वाली। अगर इससे कुछ करवाना ही है तो घर की साफ सफाई ही करवा लो। प्रीता की बात सुनने के बाद गौरी झाड़ू पोंछा उठा लेती है और साफ सफाई करने लगती है, लेकिन प्रीता जानबूझकर फर्श पर पानी भी घेर देती है। गौरी उसे पोंछे से साफ कर देती है। तभी प्रीता उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है,
ये सब रघु देख लेता है और उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। इतने सालों से मैंने आप लोगों की सेवा की, आपको हमेशा अपना परिवार समझा, लेकिन आप लोगों ने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता और मैं अपनी पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार भी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, कहाँ लेकर जाएगा तू इसको? पहली बात तो तू इतना गंवार है कि तू कोई नौकरी भी नहीं कर सकता, तुझे तो कोई दिहाड़ी पर भी नहीं रखेगा। ऊपर से तू भी काला और तेरी पत्नी भी काली। बिंदिया को अपने पढ़े लिखे बेटे और गौरी बहू पर बहुत ज्यादा घमंड था, तो वहीं रघु को अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा था। एक तरफ रघु काला होने के बाद भी अपनी काली पत्नी के साथ खूब मेहनत करके पैसा कमाता है, अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगता है, तो दूसरी तरफ ओवर कॉन्फिडेंस के चलते रंजीत की कंपनी पानी में डूब जाती है। उसे बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसके चलते उनका घर तक नीलाम हो जाता है। जब बिंदिया को रघु के बारे में पता चलता है तो वो अपनी गलती का पछतावा करती रह जाती है। माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसे भूल जाइए। आप मेरी माँ के समान हो और मेरा परिवार हो। आज से हम सब एक साथ ही रहेंगे। खूब मेहनत से कमाए हुए खेतों से रघु घर बैठे पैसा कमाता है, जिसके बाद वो अपनी चाची और उसके बेटे को अपने साथ ही रखता है। वो सब अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।